हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की नई क्लास में। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यानी कि अगर आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है, आप एक्सेल में जीरो हो, आपको एक्सेल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। केवल 30 मिनट में मैं आपको एक्सेल में जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ। एक्सेल की वो बेसिक जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जो हमें एक्सेल सीखते वक्त सबसे जरूरी और सबसे पहले सीखना होता है। अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं, आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो मेरा मान के इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको एक्सेल की वो बेसिक जानकारियां मिल जाएंगी जो आपको एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करती हैं। अगर आपको एक्सेल में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता है, आप एक्सेल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप एक्सेल में जीरो हो, तो बस इस वीडियो को पूरा 30 मिनट तक आप देख लीजिए। आपको एक्सेल में जीरो से हीरो बनाना मेरा काम है। बस आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। तो एक्सेल को चालू करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल एप्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। इसके अंदर आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल करके एक्सेल मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके एक्सेल को चालू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट से एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो आपको विंडोज के साथ आर बटन को दबाना है। ये जो रन कमांड खुलती है इसके अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है या फिर एंटर बटन दबा देंगे तो भी एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। जब आप एक्सेल को चालू करेंगे तो ये जो आपको पूरा एक्सेल ओपन हुआ दिखाई दे रहा है, इसको विंडो बोला जाता है। इस विंडो के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं उसे हम बारी बारी से समझते हैं। इस विंडो में सबसे ऊपर की साइड में ये जो व्हाइट कलर की आपको पट्टी दिखाई दे रही है, इसे टाइटल बार बोला जाता है, जिसमें आपको जो है बुक 1 लिखा होगा और खुले हुए एप्लीकेशन का जो नाम है वो दिखाई देता है। इसी पट्टी में राइट साइड में आपको जो है एक मिनिमाइज का बटन मिलता है, एक मैक्सिमाइज का बटन मिलता है और एक क्लोज का बटन मिलता है। क्लोज पर क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हो, मैक्सिमाइज पर क्लिक करके आप इसे बड़ा कर सकते हो और मिनिमाइज पर क्लिक करके आप इसे टास्क बार पे छोटा करके रख सकते हो। इसी पट्टी के अंदर आपको इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। आप इस पर क्लिक करके और भी कमांड को यहाँ पर ऐड कर सकते हो और उसी पर क्लिक करके कमांड को यहाँ से हटा भी सकते हो। इस पट्टी के ठीक बगल में जो है आपको एक ऑफिस बटन मिलता है। इस पट्टी के ठीक नीचे जो है आपको रिबन मिलता है और इस रिबन के अंदर ये जो आपको टेक्स्ट लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको जो है टैब बोला जाता है। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, ये सारे के सारे टैब हैं। और इन टैब पर क्लिक करने के बाद अलग अलग जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर ग्रुप दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर होम टैब पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रुप मिलेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्रुप मिलेंगे, पेज लेआउट पर अलग ग्रुप है, फार्मूला पर अलग ग्रुप है। तो यहाँ से लेकर के यानी इस पट्टी से लेकर के ये जो ग्रुप खुल रहे हैं, इन सभी को जो है रिबन बोला जाता है। रिबन के ठीक नीचे जो है आपको फार्मूला बार मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो है ये फार्मूला बार है। जो भी आप फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला बार में दिखाई देता है। इसी के बगल में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इसे नेम बॉक्स बोला जाता है। जिस भी सेल पर आप क्लिक करोगे उसका नाम जो है नेम बॉक्स में दिखाई देता है। इसके अलावा जो ABCD आपको दिखाई दे रहा है, इसे कॉलम बोला जाता है। और यहाँ पर आपको जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनती दिखाई दे रही है, इसको रो बोला जाता है। यानी कि इस तरीके से रो है और इस तरीके से कॉलम है। और रो और कॉलम के कटान बिंदु से बनने वाले बॉक्स को जो है सेल बोला जाता है। यानी कि ये जो हमारा कॉलम है और ये जो हमारी रो है, जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसे सेल बोला जाता है। और प्रत्येक सेल का एक नाम होता है जो कि नेम बॉक्स में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ से आपको कॉलम और रो और सेल ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इसी के साथ में ये जो आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है जिसमें सेल बने हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे सीट बोला जाता है। जैसे कि देख सकते हो, हमने पहली सीट पे क्लिक किया है इसलिए पहली सीट खुली है। अगर आप दूसरी सीट पे क्लिक करना चाहें तो दूसरी सीट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरी सीट को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर और भी सीट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक नई सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से क्लिक करके एक नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं और सीट को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर राइट क्लिक करके सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी के बगल में जो है आपको एक यहाँ पर जो है स्क्रॉल बार मिलता है, जहाँ से आप जो है इस सीट को स्क्रॉल करके बाएं तरफ भी देख सकते हो। जैसे कि अगर आपको बाएं तरफ जाना है तो आप एरो बटन से भी जा सकते हो इस तरीके से, या फिर स्क्रॉल करके भी इस तरीके से आप जा सकते हो। स्क्रॉल बार आपको 2 मिलते हैं, एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मिलता है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ऊपर से नीचे जाने के लिए ये वाला स्क्रॉल बार काम करता है और दाएं से बाएं जाने के लिए ये वाला स्क्रॉल बार काम करता है। स्क्रॉल बार के ठीक नीचे जो है हमें स्टेटस बार मिलता है। जब आप कोई भी फार्मूला लगाओगे तो वो स्टेटस बार में आपको नीचे की साइड में दिखाई देता है। स्टेटस बार में ही जो है आपको लेआउट व्यू मिलता है, जिसमें नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद आपको जो है इसी वाली पट्टी में जूम स्लाइडर भी मिल जाता है, जिसमें आप अपनी सीट को जूम कर सकते हो और जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। इसे पकड़ के भी इस तरीके से जूम इन जूम आउट
कर सकते हो। एक्सेल में एक सवाल कई बार पूछा जाता है, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में अगर स्टडी करने गए हो या फिर अगर आप कोई एग्ज़ाम देने गए हो तो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि एक्सेल की जो सीट होती है उसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं और टोटल रो कितनी होती है। तो अगर आप ये जानकारी खुद एक्सेल से ही निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये जानकारी निकाल सकते हैं, जिसके लिए जो है आपको ये जो कॉलम बने हुए हैं, ये जो रो बना हुआ है, इसी के कोने में जो है आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको जस्ट इस पर एक बार क्लिक करके रखना है। ठीक है, जब आप इस पर एक बार क्लिक करके रखोगे तो ऊपर आप नेम बॉक्स में देखिए, ये जो नेम बॉक्स है इसके अंदर आप देखिए कि वहाँ पर जो है रो की संख्या भी और कॉलम की संख्या भी दिखाई गई है, जिसमें जो है रो की संख्या बताया गया है 10,48,576। आर लिखा हुआ है, आर का मतलब रो होता है। इसके बाद गुणा का सिंबल लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है 16,384। सी लिखा हुआ है, या सी का मतलब होता है कॉलम, यानी कि 16,384 जो है कॉलम है। इस तरीके से आप जो है यहाँ एक्सेल से ही खुद पता कर सकते हो कि एक्सेल में कितना जो है रो है और कितना कॉलम है। अब सवाल ये भी आता है कि अगर आपको जो है सबसे लास्ट वाली रो में जाना हो तो आप कैसे जाएंगे, अगर आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना हो तो आप कैसे जाओगे। वैसे जो कीबोर्ड में एरो बटन दिए हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले, आप उनकी मदद से भी एक एक करके इस तरीके से जा सकते हो, लेकिन एक एक करके जब आप जाओगे तो काफी लंबा समय लगेगा। तो उस कंडीशन में आप एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल के साथ जिधर जाना है, जैसे कि अगर आपको राइट साइड में जाना है, इस साइड में, यानी कि आपको सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे, देख सकते हो। और इस कॉलम का नाम भी आप देख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक्सेल में सबसे लास्ट वाले कॉलम का क्या नाम है, तो इसका नाम है XFD। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आपको फिर से जो है सबसे पहले वाले कॉलम में आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो बटन दबाएंगे तो आप सबसे पहले वाले कॉलम में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको सबसे नीचे जो है सबसे लास्ट वाली रो में जाना हो, सबसे नीचे जाना हो, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे तो सबसे नीचे वाली रो में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर रो की संख्या भी बताई गई है 10,48,576। इसी तरीके से अगर आपको नीचे की साइड से सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करिए, आप सबसे नीचे की साइड में सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो बटन दबाइए तो ऊपर आ जाएंगे, लेफ्ट बटन दबाओगे तो आप होम पे आ जाओगे। यानी कि आप कंट्रोल बटन को दबा करके जो एरो बटन है ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले, उसका इस्तेमाल करके आप एक्सेल की सीट में चारों तरफ घूम सकते हैं। अब देखिए, एक्सेल में काम करते वक्त आपको एक बात का और ध्यान देना है कि अगर आप कहीं भी सेल पर क्लिक किए हुए हैं तो वो सेल इस तरीके से सिलेक्ट रहती है और इस सेल का जो नाम है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। नाम कैसे बनता है इसे भी आप थोड़ा समझिए। जैसे कि हमने इस सेल में क्लिक किया है जो कि डी वाले कॉलम में है और 4 वाली रो में है, तो इस सेल का जो नाम बनेगा वो D4 बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरी सेल में क्लिक करते हैं तो उस नाम से जो है नेम बॉक्स में उसका नाम दिखाई देगा। जैसे कि देखोगे C वाला कॉलम है और 3 वाली रो है तो इसका नाम जो है C3 है। इसी तरीके से जिस भी सेल में आप क्लिक करोगे उसका नाम जो है नेम बॉक्स में दिखाई देगा। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि जब आप इसके अंदर कोई भी डेटा को एंटर करोगे तो दाहिने तरफ जाने के लिए आपको जो है टैब बटन को दबाना है। जब आप टैब बटन दबाओगे तो दाहिने तरफ जाओगे इस तरफ, और पीछे आने के लिए जो है आपको शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाना है। शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाओगे तो आप पीछे आओगे, केवल अगर आप टैब बटन दबाओगे तो आगे जाओगे। यानी कि अगर आप कोई डेटा एंटर कर रहे हो, अब आपको आगे जाना है तो टैब बटन दबाइए, लेकिन अगर आपको पीछे आकर के जो भी डेटा आपने एंटर किया है उसमें कुछ सही करना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाइए तो आप पीछे की साइड में आ जाओगे। दूसरी बात कि अगर आपको नीचे की साइड में आना है तो आपको एंटर बटन दबाना है। और एक बात का और आपको ध्यान देना है कि आप टैब बटन से और एंटर बटन से तो आगे पीछे ऊपर नीचे जा ही सकते हो, लेकिन जो आपके कीबोर्ड में एरो बटन होता है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, इन एरो बटन की मदद से भी जो है आप दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हो। जैसे अगर आपको दाहिने तरफ जाना है तो दाएं वाला एरो दबाइए, ऊपर जाना है तो अप वाला एरो दबाइए, नीचे आना है तो डाउन वाला एरो दबाइए, लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट वाला एरो दबाइए। इस तरीके से आप जो है बिना माउस का इस्तेमाल किए केवल कीबोर्ड से ही जो है अलग अलग सेल में जा सकते हो। अब दोस्तों जानते हैं कि एक्सेल के अंदर ये जो सेल दिए गए हैं, इन सेल के अंदर हमें डेटा को कैसे लिखना होता है। तो देखिए, एक्सेल जो है बहुत ही स्मार्ट है, बस आपको एक्सेल को डायरेक्शन देना होता है, इसके बाद ये समझ जाता है कि आप लिखना क्या चाहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल से मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, तब आप और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कि हमने पहली सेल में क्लिक किया, इसके बाद हम 1 टाइप करेंगे, इसके बाद एंटर बटन दबाएंगे, दूसरी सेल में आएंगे और यहाँ पर 2 टाइप करेंगे। जैसे ही हमने 1 टाइप किया और 2 टाइप किया, दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका है बहुत आसान है, बस आप पहली वाली सेल पे क्लिक करिए, बीच में जो है माउस पॉइंटर को ले जाइए, माउस का जो है लेफ्ट बटन दबा करके दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो आपको बिंदी सा बना हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे ले जाने के बाद आपका जो काले कलर का जो माउस पॉइंटर है प्लस जैसा बन जाएगा। अभी देखिए इस तरीके से है, लेकिन जब आप यहाँ पे लेकर आओगे तो काले कलर सा प्लस जैसा बन जाएगा। अब आप इसको जो है माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से ड्रैग करके खींच दीजिए, चाहे जितना मर्जी आप खींचना चाहें वहां तक ले जाने के बाद आपको छोड़ देना है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमने केवल 1 और 2 लिखा था, लेकिन एक्सेल समझ गया है कि आपको जो है 1 में 1 जोड़ करके 2 लिखना है, 2 में 1 जोड़ करके 3। इस तरीके से एक्सेल समझ गया है, तो ऑटोमेटिक हमें जो है इस तरीके से ला करके दे दिया है। यही नहीं, अगर
अगर मैं यहाँ पर जो है 11 लिख करके एंटर बटन कर दबाता हूँ, यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, तो एक्सेल जो है इस तरीके से भी समझ जाएगा। फिर से हम इसे ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, इस तरीके से भी समझ जाएगा। और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से भी आप ड्रैग कर दोगे तो इधर भी जो है एक्सेल समझ गया है कि आप करना क्या चाहते हो। देखिए इस तरीके से पूरी काउंटिंग जो है एक्सेल ने लिख दी है। ये अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो कम से कम आपको जो है 3 से 4 मिनट तो जरूर लग जाएगा, जो लोग बिगिनर हैं। लेकिन हमें जो है केवल 2 सेकंड का समय लगा इसे लिखने में। तो एक्सेल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि एक्सेल से किस तरीके से काम कराना है। जो हमने ये काम किया है इसको हम Ctrl+Z से वापस आ जाएंगे पहली वाली पोजीशन में। अब देखिए इसी तरीके से हमें टेबल लिखना है, टेबल का मतलब पहाड़ा, तो वो भी हम लिख सकते हैं। हम जो है यहाँ पर 2 का टेबल लिखना चाहते हैं तो हम 2 लिखेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद 4 लिखेंगे। तो एक्सेल समझ गया है कि इन दोनों के बीच जो है 2 का गैप रहेगा। जैसे ही हम यहाँ पर ला करके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ला करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है 2 का टेबल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 4 का टेबल चाहिए तो आप 4 के बाद 8 लिख दीजिए इस तरीके से, और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप ड्रैग कर दीजिए तो 4 का भी टेबल आ जाएगा। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि 2 सेल के बीच का गैप बता देना है, यानी 2 जो नंबर आप डाल रहे हैं उसके बीच का अगर गैप आप बता देंगे तो एक्सेल समझ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे करके बताता हूँ। जैसे कि हम 1 लिखेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करके 3 लिख देंगे तो एक्सेल समझ गया है कि 2 संख्याओं में 2 का गैप है, एक के बाद 2 जोड़ के 3 लाना है। तो एक्सेल समझ गया है जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो सारी की सारी हमें ला करके इस तरीके से ला करके दे देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी अच्छी तरीके से। अब जो है ये चीज़ें केवल नंबर पे ही नहीं, ये चीज़ें जो है टेक्स्ट पर भी काम करती है। जैसे कि अगर मुझे संडे मंडे लिखना है तो मैं यहाँ पर SUNDAY लिख देता हूँ, संडे। संडे लिखते ही एक्सेल समझ जाएगा, मंडे लिखने की जरूरत ही नहीं है, संडे मैंने लिख दिया। इस तरीके से मैं ड्रैग कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है सैटरडे तक ला करके दे दिया है। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, जैसे कि मैं SUN लिखना चाहता हूँ सिर्फ, लिखने के बाद जो है हम बाहर क्लिक कर देंगे, एक्सेल जो है समझ जाएगा। बस हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लाने के बाद इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो शॉर्ट फॉर्म में भी संडे मंडे ट्यूसडे आ जाएगा। समझ रहे हो आप। इसी तरीके से अगर आपको जनवरी फरवरी लिखना है तो वो भी एक्सेल समझ जाएगा। जैसे कि हम JANUARY लिख देते हैं, जनवरी हो गया, और इसको भी हम जो है सेम उसी तरीके से ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए जुलाई तक आ गया है, और अगर आप और भी ड्रैग करोगे तो यहाँ पर जो है दिसंबर तक आप ड्रैग कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको जो है शॉर्ट में लिखना है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जनवरी लिख देता हूँ, JANU, या फिर JAN तक ही रहने देते हैं जनवरी, और इसके बाद जो है इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाने के बाद जो है हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पर आ गया है। तो ये कुछ एक्सेल की कमांड होती हैं जिन्हें आपको देना पड़ता है। एक्सेल अपने आप जो है समझ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिलहाल इन सभी को डिलीट करने के लिए हम माउस का लेफ्ट बटन दबा करके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद डिलीट बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको डेटा को एंटर करके होम टैब के कुछ फीचर के बारे में भी बता देता हूँ। तो जिसके लिए जो है हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप करेंगे नेम, इसके लिए हम नेम लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर हिंदी लिखेंगे क्योंकि हिंदी का सब्जेक्ट रहेगा। एक मार्कशीट टाइप का डेटा हम बनाएंगे। इसके बाद इसके अंदर लिखेंगे इंग्लिश, और इसके बाद लिखेंगे मैथ। ठीक है, टैब बटन दबा के मैं आगे जा रहा हूँ, इतना आपको ध्यान देना है। मैं टैब बटन दबा रहा हूँ तो मैं अगली वाली सेल में आ जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो लिखेंगे आप। तो मैंने केवल 4 ही सब्जेक्ट लिए हैं। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर नेम टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके नेम लिखेंगे। जैसे कि मैं अपना ही नाम लिखता हूँ गुलाब, और इसके बाद जो है रोशन, और इसके बाद जो है पूजा, और इसके बाद जो है रेशम, और इसके बाद जो है रोहन। इस तरीके से मैंने कुछ स्टूडेंट के नाम लिख दिए हैं, और जो उनका जो सब्जेक्ट में मार्क मिला है, जो नंबर मिला है, उसे हम यहाँ पर डालेंगे। तो नंबर डालने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 85 नंबर हिंदी में मिला है, फिर एंटर बटन दबाएंगे तो आपको रोशन का यहाँ पर जो है एंटर करने के लिए बोलेगा। इसके बाद जो है आप अगले का एंटर करेंगे, इसके बाद अगले का एंटर करेंगे। इस तरीके से आप सभी का नाम एंटर करेंगे। एरो बटन से आप इस तरीके से जा सकते हो ऊपर नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी इनके नाम, इनके जो नंबर हैं, जो अंक है वो भर सकते हो। तो यहाँ पर हम जो है फटाफट से सभी के भर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी के नंबर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर टोटल अंक जोड़ने के लिए हम जो है टोटल टाइप करेंगे। टोटल लिखने के बाद अब ये जो नंबर हैं इन सभी का हमें यहाँ पर टोटल लिखना है। तो जिसके लिए हम जो है एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमें बराबर का निशान लगाना है। ये आपको ध्यान देना है कि एक्सेल में जो भी फार्मूला आप लगा रहे हैं सबसे पहले बराबर का निशान आपको लगाना ज़रूरी है, वरना फार्मूला काम नहीं करेगा। बराबर का निशान लगाने के बाद आपको ये वाली सेल सेलेक्ट करनी है, इसके बाद प्लस दबाना है, इसके बाद ये वाली सेल सेलेक्ट करनी है, इसके बाद प्लस दबाना है, इसके बाद ये वाली सेल सेलेक्ट करनी है, प्लस दबाना है, इसके बाद ये वाली सेल सेलेक्ट करनी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एंटर बटन को दबा देना है। जैसे ही आप एंटर बटन को दबाओगे तो देखोगे इस वाली सेल के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो आ गई है, यानी इन सभी सब्जेक्ट के जो अंक हैं उन्हें जोड़ने के बाद इतने नंबर होते हैं। आप एक चीज़ को और ध्यान दीजिएगा कि जो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है, यहाँ पर फार्मूला नहीं बल्कि रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है, जबकि फार्मूला बार में आप देखोगे फार्मूला दिखाई दे रहा है। तो ये जो फार्मूला बार होता है इसमें हमेशा फार्मूला ही दिखाई देता है, इतना आपको ध्यान देना है। अब जिस तरीके से हमने इसका निकाला है पहले वाले स्टूडेंट का, उसी तरीके से हम अलग अलग स्टूडेंट का निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सेल में हमें एक सुविधा मिलती है कि अगर आपने एक बार एक काम कर दिया और वही काम आपको और भी जगहों पर करना है तो आपको बार बार वही काम दोहराने की जरूरत नहीं है। बस आप उस काम को सिलेक्ट करिए जिस काम को आपने किया है, इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए तो सभी का निकल के आ जाएगा। इसे आप एक बार समझिए फिर से। जिस तरीके से हमने पहले का निकाला है तो आपको भी सिर्फ पहले ही स्टूडेंट का निकालना है। पहले का निकालने के बाद इसी फार्मूले को हमको नीचे जो है ड्रैग कर देना है, सभी का निकल जाएगा ऑटोमेटिक, हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके लिए जो है हम इस
सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से प्लस जैसा आइकन बनाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, सभी का टोटल जो है निकल करके आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको इसके अंदर डेटा को लिखना होता है। टोटल निकालने का एक और तरीका है, यानी कि सभी सब्जेक्ट के जो अंक हैं उन्हें जोड़ने का एक फार्मूला है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो हमने एक एक सेल को सिलेक्ट करके जोड़ा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जो है उस फार्मूले से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान और इसके अंदर आपको टाइप करना है सम। इसके बाद टैब बटन को दबा करके सम का फार्मूला एक्टिव कर लेना है। एक्सेल में सम का मतलब होता है जोड़ना। इसके बाद आपको नंबर 1 में उन सभी सेल को इस तरीके से बता देना है। यहाँ से यहाँ तक आपको सेल पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके सेल को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करिए, एंटर बटन दबाइए तो इसका जो है सम निकल करके आ जाएगा। अब आप देखोगे फार्मूला बार में सम का फार्मूला दिखाई दे रहा है। अब आप जो है यहाँ से पकड़ करके इसे ड्रैग कर देंगे तो सभी का निकल के आ जाएगा और सभी में जो है सम का फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। एक्सेल में सम का मतलब होता है जोड़ना, और अगर आपको जो है घटाना हो, यानी कि अगर आपको किसी अंक को किसी अंक में से घटाना हो तो वो भी आप सीख लीजिए। सबसे पहले आप लगाएंगे बराबर का निशान। अगर आपको इस वाले अंक में से इसको घटाना है तो आप सबसे पहले इस वाले अंक को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद लगाएंगे माइनस का निशान, इसके बाद इस वाले अंक को सिलेक्ट कर देंगे, इसके बाद एंटर की को प्रेस कर देंगे तो इस वाले में से ये वाला माइनस होकर के आ गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फार्मूले में आप देख सकते हो यहाँ पर जो है माइनस लगा हुआ आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको गुणा करना है तो आप गुणा भी कर सकते हो। जैसे हम लोग लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान। कोई भी फार्मूला लगाने के लिए आपको लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान। अगर हमें जो है इसको और इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी इस वाली सेल को इस वाली सेल से मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, तो हम पहले इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे, जो स्टार वाला होता है उसे ही जो है गुणा का सिंबल बोला जाता है। आप ऐसा सिंबल लगाएंगे, इसके बाद दूसरी सेल वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद एंटर बटन को दबाएंगे तो देखिए गुणा करने पर, इन दोनों को गुणा करने पर इतना आएगा। फार्मूला बार में आप देख सकते हो गुणा वाला फार्मूला हमने लगाया है। इसी तरीके से अगर हमें जो है इस वाली संख्या में इस संख्या से भाग देनी है तो आप भाग देना भी सीख लीजिए। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी इसके अंदर हमारी संख्या रहेगी उसमें हम भाग देना चाहते हैं, इसलिए जो है इस तरीके से भाग वाला सिंबल लगाएंगे। इसके बाद इस वाली संख्या को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए भाग देने पर इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो हमने जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सारी चीज़ें सीख ली है। हम इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद जो है होम टैब में ये जो फॉन्ट वाला भाग दिया है, अलाइनमेंट वाला भाग दिया है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे ये चीज़ें उसी में अप्लाई होगी। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड करना हो, यानी टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा दिखाना हो, तो आप बोल्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल है जो है उसे बदल सकते हो, कुछ इस तरीके से फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा। इसके बाद जो है आप यहाँ पर क्लिक करके इसका जो साइज है उसे बढ़ा सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके साइज को घटा सकते हो। डायरेक्ट आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके साइज को बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर साइज को बढ़ाया तो आप देखोगे जो इंग्लिश वाला हमारा कॉलम था वो इंग्लिश वाला कॉलम छिप रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन आ गई है कि कोई भी आपका जो डेटा है वो छिप रहा है तो आपको कॉलम की साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है। बस आप यहाँ पर लेकर आओगे, ऊपर लेकर आना है आपको, नीचे लेकर आओगे तो नहीं होगा। ऊपर लेके जाओगे इस तरीके से तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप जो भी कॉलम बढ़ाना चाहते हो इस तरीके से पकड़ करके खींच दोगे तो कॉलम की साइज़ बढ़ जाएगी, और कम करना चाहते हो तो इस तरीके से कम भी कर सकते हो। यानी कि दोस्तों किसी भी कॉलम का साइज़ बढ़ाने या घटाने के लिए आपको कॉलम के ये जो दिया है लाइन, इसी पर आ जाना है। ये जो लाइन दिया है ना, इस पर लाइन पर आओगे तो इस तरीके से कॉलम का साइज़ बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। ठीक इसी तरीके से अगर आपको रो का साइज़ भी बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से माउस पॉइंटर बना लीजिए। माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप जब नीचे ऊपर ड्रैग करोगे तो इसका जो साइज़ है वो भी बढ़ेगा घटेगा। तो अभी के टाइम में हम इतना ही साइज़ रखते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर रोटेशन समझेंगे तो रोटेशन आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब देखिए इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इटैलिक करना चाहो तो थोड़ा सा इटैलिक कर सकते हो, थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा। और अंडरलाइन करना चाहो तो अंडरलाइन, यानी जो आपने लिखा है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। हटाने के लिए दोबारा से आप इस पर क्लिक करते चले जाइएगा, वो हट जाएगा। अभी जो है हम इसका फॉन्ट स्टाइल पहले जैसा ही रख लेते हैं जैसा हमारा पहले था। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब भी हमें अपने डेटा के अंदर बॉर्डर लगाना है तब ये ऑप्शन काम करता है। जहाँ पर भी आपको बॉर्डर लगाना है पूरा का पूरा डेटा आप सेलेक्ट करिए। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। ज़्यादातर ऑल बॉर्डर ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखोगे आपके डेटा के अंदर बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद जो है अगला है, ये हमारा है फिल कलर। ये बैकग्राउंड में कलर फिल होता है। जैसे कि अगर हमें इसके नीचे जो है कलर फिल करना है, ये जो सेल सेलेक्ट है इसके अंदर कलर फिल करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके कोई भी कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हो। सारे के सारे कलर दिए गए हैं। जैसे कि हमें ये वाला कलर फिल करना है तो बैकग्राउंड के अंदर कलर फिल होगा। इसी तरीके से अगला है, ये है टेक्स्ट कलर। ये जो है फ़ॉन्ट का कलर बदलता है, यानी जो आपने फ़ॉन्ट लिखे हैं उसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो ये ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो भी कलर आप रखना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो अगला भाग है वो है अलाइनमेंट का। इसका इस्तेमाल करके आपने जो डेटा लिखा है उसमें जो टेक्स्ट लिखे हैं आपने उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। जैसे कि ये जो हमने इंग्लिश लिखा है इसको हमको मिडिल में करना है तो हम यहाँ से मिडिल में कर देंगे, और बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। टॉप में चाहिए तो टॉप में इस तरीके से आएगा, बॉटम में चाहिए तो बॉटम में इस तरीके से आएगा, लेफ्ट बॉटम में चाहिए तो इस तरीके से आएगा, राइट बॉटम में चाहिए तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और सभी का
एक साथ करना है तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करिए और यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिए तो सभी का बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो है रोटेशन को लेकर के। इसका इस्तेमाल करके आप अपने द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे काफ़ी सारे एंगल में आपको स्टाइल मिल जाएंगे। जिस भी एंगल में आपको घुमाना है आप उस पर इस तरीके से क्लिक कर देंगे, उस एंगल में घूम जाएगा। जैसे कि हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो इस एंगल में घूम जाएगा और हम जो है इसको इस तरीके से कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो बॉटम अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपको रोटेशन करना हो तो रोटेट कर सकते हो। बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप इसे पहले जैसा करना चाहो तो इस पर क्लिक कर दोगे, पहले जैसा हो जाएगा और इस पर क्लिक कर दोगे, सेंटर हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर आपको इस सेल को पहले जैसा करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, इस तरीके से ऊपर थोड़ा सा ला करके छोड़ दीजिए, पहले जैसा सेल आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है ऑप्शन रैप टेक्स्ट का। ये बहुत ही काम का है। अगर आपका टेक्स्ट जो है एक सेल से बाहर जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो एग्जांपल भी बताया गया है कि अगर आपका टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं डेटा वो बड़ा है तो उसको आप एक ही सेल में नीचे एडजस्ट कर सकते हो। इसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है गुलाब चंद, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी आप देखोगे ये जो मैंने लिखा है ये एक सेल से बाहर जा रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप जो है इस कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा दीजिए तो ये जो है सेल एडजस्ट हो जाएगा, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे पहले जैसा ही रहने दीजिए जैसा आपका था पहले। दूसरा तरीका इस्तेमाल करने के लिए आप ये सेल सेलेक्ट करिए और इसको रैप टेक्स्ट कर दीजिए। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो एक ही सेल के अंदर नीचे जो है एडजस्ट हो जाएगा। इसको अलाइन कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो है टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पर एग्जांपल में भी बताई गई है कि अगर आपका टेक्स्ट जो है बड़ा है उसको आप एक ही सेल में नीचे एडजस्ट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन काम करता है। वैसे ये वाला जो ऑप्शन है उसे आप एक शॉर्टकट से भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे गुलाब, इसके बाद अल्ट के साथ एंटर बटन को दबाएंगे तो नीचे कर्सर आ जाएगा। वैसे अगर आप केवल एंटर बटन को दबाओगे तो कर्सर अगले वाले सेल में चला जाएगा, लेकिन अल्ट के साथ एंटर बटन को दबाओगे तो उसी वाली सेल में जो है नीचे आ जाएगा और जो भी आप नाम टाइप करना चाहते हो उस तरीके से टाइप कर दोगे। तो यहाँ से आपको ये वाला भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसमें एक और ऑप्शन है ये वाला मर्ज सेंटर का ऑप्शन, ये भी काफ़ी कमाल का है। तो हम इसे सबसे पहले डिलीट करते हैं। देखिए मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन क्या काम करेगा, दो या दो से अधिक सेलों को मर्ज करने के लिए, एक साथ करने के लिए ये ऑप्शन काम करता है। जैसे कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलों को मर्ज करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हम इन सभी सेल को सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे तो सेल हमारी मर्ज हो जाएगी और ये एक ही सेल बनी रहेगी। इसके अंदर जो है जो भी हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं मार्कशीट लिख देता हूँ। मार्कशीट लिखने के बाद ये एक ही सेल के अंदर है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसके अंदर ये कर देंगे कलर, और जो टेक्स्ट कलर है वो ये वाला कर देंगे। इसके बाद देखिए इस तरीके से एक ही सेल बन जाएगा। तो मर्ज एंड सेंटर करने के लिए ये ऑप्शन काम करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ को आपको समझना है कि जैसे कि अगर आपको हिंदी के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट लिखना था, लेकिन अगर आपने गलती से इंग्लिश लिख दिया, यहाँ पर आपको एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ गई बीच में, तो उस कंडीशन में आप कैसे कॉलम इंसर्ट करेंगे। तो उस कंडीशन में आप जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर राइट क्लिक करिए। जब आप जो है इसको सेलेक्ट करेंगे कॉलम को, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जो है इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक नया कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएगा। अब आप जो भी सब्जेक्ट इसके अंदर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये कॉलम को डिलीट करना है तो आप इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करिए, यहाँ पर क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। इसके बाद राइट क्लिक करिए और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से कभी कभी हमें जो है रो को भी यहाँ पर इंसर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो रो को भी इंसर्ट करने के लिए आप पूरी की पूरी रो को यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद रो पर राइट क्लिक करिए और इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो एक नई रो जो है इसके ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप इस रो को डिलीट करना चाहते हो तो रो को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, माउस का राइट क्लिक करना है, इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद डिलीट पर क्लिक कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। अब जो है हम लोग कॉपी पेस्ट भी समझ लेते हैं। एक डेटा को एक जगह से कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पर सेम डेटा को पेस्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो डेटा लिखा हुआ है, सेम डेटा मुझे इस वाले जगह पर भी बनाना है या फिर दूसरी सीट पर भी बनाना है, तो हम इस डेटा को सबसे पहले कॉपी करेंगे। इसके लिए हम इस डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये डेटा के जो चारों तरफ है इस तरीके से ब्लिंक होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये डेटा कॉपी हो गया है। अब जहाँ पर भी ये डेटा आपको बनाना है वहाँ पर क्लिक करने के बाद पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो सेम डेटा जो है वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और जो डेटा आपने एक बार कॉपी किया है वो आप मल्टीपल टाइम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हम सीट 3 पर हैं, अगर हम सीट 2 पर भी बनाना चाहें तो हम सीट 2 पर भी बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा सेम डेटा सीट 2 पर भी आ गया है। सीट 1 पर भी अगर हमें सेम डेटा बनाना है तो हम यहाँ पर भी आने के बाद यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो सेम डेटा हमारा सीट 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर तो हमने बनाया ही था। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि जो डेटा हमने यहाँ पर बनाया है इसको हमको यहाँ पर नहीं बनाना था बल्कि सीट 1 पर बनाना था, यहाँ से हमें हटा देना था। तो उस कंडीशन में हम कट पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जब आप यहाँ पर कट पे क्लिक करोगे तो डेटा यहाँ से कट हो जाएगा। अब आप जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप पेस्ट करोगे तो वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जहाँ से आपने कट किया था वहाँ से डेटा हट जाएगा। जैसा कि आप देखोगे सीट 3 से जो है डेटा यहाँ से हट गया है, सीट 1 पे हमने जो है डेटा को पेस्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पर हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, हमारा डेटा पहले जैसा आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको सेम डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि इसकी कॉपी तैयार करनी है तो कॉपी पेस्ट करिए। लेकिन अगर आपको ये डेटा यहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह पर लेके जाना है तो आप कट पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपको एक्सेल की फाइल में फोटो लेकर आना है तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर की गैलरी खुलेगी जहाँ पर भी आपने फोटोज रखे हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस फोटो को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फोटो जो है यहाँ पर आ जाएगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो है ये नोड बने होंगे। इन नोड की मदद से जो है आप जो है इस फोटो को इस तरीके से छोटा करके अपने जो एक्सेल की सीट है उस पर इस तरीके से एडजस्ट कर पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा जो है आप यहाँ से क्लिप आर्ट भी ले सकते हो, यहाँ से शेप्स भी ले सकते हो। यहाँ से बने बनाए शेप्स आपको मिल जाते हैं, बस आप उन पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर दोगे तो इस तरीके से शेप आपको बने बनाए यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद जो भी आपने एक्सेल में डेटा बनाया है उसको सेव करने के लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सेव का बटन मिलेगा, आप सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइल का नेम यहाँ पर देंगे, जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हैं। जैसे कि मैं गुलाब 11 नाम से इस फाइल को सेव कर देता हूँ। इसके बाद आपको वो लोकेशन बतानी है, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो हमने डेस्कटॉप लोकेशन दे दी। इसके बाद सेव पर क्लिक करोगे तो ये फाइल जो है आपकी सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पर, और इस फाइल का नाम भी जो है ऊपर टाइटल बार में आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई ऐसा डेटा बनाया है एक्सेल में और आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको पेज सेटअप कर लेना है, जिसमें आपको पेज लेआउट पे क्लिक करना है। मार्जिन में आप नॉर्मल या फिर नैरो 2 मार्जिन रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो। तो ज़्यादातर आपके लिए बेस्ट रहेगा नैरो, तो हम नैरो पे क्लिक कर देंगे। पेज में जो है आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जिस तरीके से पेज को प्रिंट करना चाहते हो, जैसे अगर आप लेटा हुआ पेज प्रिंट करना चाहते हो तो आप लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप खड़ा पेज प्रिंट करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है आपको A4 साइज सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर जो है A4 साइज के पेपर ही आते हैं। तो जब आप A4 साइज सेलेक्ट करके प्रिंट करोगे तो जो आपने डेटा बनाया है वो सही तरीके से प्रिंट होगा। प्रिंट करने के लिए आपको जो है ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर प्रिंट कमांड दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा आपका प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके इस डेटा को प्रिंट निकाल सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें डेटा को प्रिंट नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सेल की वो बेसिक जानकारियाँ बताई है जो आपको एक्सेल के शुरुआती दिनों में सीखना जरूरी होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो मुझे पूरा भरोसा है जो भी मैंने एक्सेल की जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई है वो आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्सेल को पूरा कंप्लीट सीखना चाहते हैं, ये जो टैब दिए गए हैं इनमें जितने भी ऑप्शन ये दिए गए हैं सभी ऑप्शन को अगर आप बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं, सारे फार्मूले सीखना चाहते हैं, तो आप सभी को बता। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।